हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है भारत का महान्यायवादी, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो भारत का महान्यायवादी होता है, इसका क्या कार्य होता है, क्यों इसकी नियुक्ति की जाती है और किसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, वो हम सारे यहाँ पे देखेंगे। तो जो भारत का महान्यायवादी होता है, ये भारत को विधिक मामलों पे सलाह देता है। ये भारत को विधिक मामलों पे सलाह देने का कार्य करता है, भारत का विधिक सलाहकार होता है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल 76 है, इसमें जो भारत का महान्यायवादी है, इसके पद का यहाँ पे सृजन किया गया है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो महान्यायवादी है, इसके पद का सृजन किस आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी है, इसके पद का सृजन किया गया है। अगला पूछा जाता है कि भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है। तो ये भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, भारत का महान्यायवादी। अगला पूछा जाता है कि भारत को कानूनी मामलों पे कौन सलाह देता है। तो ये भारत का जो महान्यायवादी है, यही भारत को विधिक मामलों पे कानूनी सलाह देता है और भारत का ये सलाहकार होता है। अब इसकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसकी नियुक्ति जो संघीय मंत्री परिषद है, इसकी सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत का महान्यायवादी है, इसकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है और किसके द्वारा की जाती है। तो जो संघीय मंत्री परिषद है, इसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी मंत्री परिषद की सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अब इसकी योग्यता देख लेते हैं कि जो भारत का महान्यायवादी है, इससे बनने की योग्यता क्या होती है। तो जिस प्रकार से जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके जो न्यायाधीश है, उनके बनने की योग्यता होती है, उसी प्रकार से भारत के महान्यायवादी की योग्यता भी होती है। अब क्या क्या योग्यता होती है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हाई कोर्ट है, अगर इसमें इसने 5 साल तक कार्य किया होगा, तभी ये भारत का महान्यायवादी बन सकता है। दूसरा, यहाँ पे अगर ये सुप्रीम कोर्ट में 10 साल तक वकील के रूप में कार्य किया होगा, तो ये महान्यायवादी बन सकता है। तो ये दोनों कंडीशनों में ये भारत का महान्यायवादी बन सकता है। तो इसके लिए ये दो योग्यता हैं, तो इनको आप लोग नोट कीजिए। अगला यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो कार्यकाल। तो जो भारत का महान्यायवादी होता है, इसका कार्यकाल क्या होता है। तो इसका कार्यकाल ये राष्ट्रपति के पश्चात परंतु तक अपना पद धारण करता है। इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति चाहे तो इसको कभी भी हटा सकता है इसके पद से। तो इसका कार्यकाल जो होता है वो फिक्स नहीं होता है कि कब तक ये अपने पद पर बना रह सकता है। तो राष्ट्रपति को अगर ये अच्छा नहीं लगता है, तो राष्ट्रपति अगर इसकी नीतियाँ अच्छी नहीं होती हैं, तो इसको हटा सकता है। तो राष्ट्रपति की जब मर्जी हो इसको हटा सकता है। तो इसका कार्यकाल यहाँ पे फिक्स नहीं होता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो भारत का महान्यायवादी होता है, इसका कार्यकाल कितना होता है। तो इसका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, इसका कार्यकाल का कहीं पे वर्णन नहीं किया गया है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अगला यहाँ पे पूछा जाता है कि जो आर्टिकल 76 है, इसका भाग 2 है। तो इसमें जो राष्ट्रपति निर्देशित जो विषय होते हैं, उस पर ये भारत सरकार को विधिक सलाह देता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्देशित विषय होते हैं, उन पर ये जो भारत का न्यायवादी होता है, ये सलाह देता है। अगला, ये जो भारत का महान्यायवादी होता है, इसको किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है, किसी भी न्यायालय में ये सुनवाई कर सकता है। अगला, इसमें आर्टिकल जो 88 है, इसके अंतर्गत ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है और वहाँ पे अपना विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन वो वहाँ पे मतदान नहीं कर सकता है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। आर्टिकल 88 के अंतर्गत जो महान्यायवादी होता है, वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वहाँ पे वो मतदान नहीं कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला, यहाँ पे जो मान्यवादी होता है, इसकी सहायता के लिए यहाँ पे एक सॉलिसिटर जनरल, 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और इसकी सहायता के लिए ये इसके लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो इसकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी
ये के वेणुगोपाल जो 15वें नंबर के भारत के महान्यायवादी हैं। तो इस टॉपिक से आप लोग इतने पॉइंट नोट कर लीजिए, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज देखते हैं, इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे हमको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? तो आपको मैं बता चुका हूँ कि जो भारत का महान्यायवादी होता है ये भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है और यही भारत को विधिक मामलों पे सलाह देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी प्रथम विधिक अधिकारी होता है भारत सरकार का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, तो भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो जो संघीय मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पे जो महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी भारत का जो महान्यायवादी होता है वही भारत के कानूनी विषयों पे सलाह देता है और परामर्श भी देता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी भारत का महान्यायवादी यही क्या होता है? भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। महान्यायवादी ही यहाँ पे जो संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन वो संसद को संबोधित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के प्रत्येक सदन की कार्रवाई में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। भारत का जो महान्यायवादी है ये लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, वहाँ पे अपना विचार व्यक्त कर सकता है लेकिन वहाँ पे वो मतदान नहीं कर सकता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने आने कार्यवाही में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत का अटॉर्नी जनरल यानी भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उसकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। तो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन वहाँ पे मतदान नहीं कर सकता और वहाँ पे अपना विचार व्यक्त कर सकता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो मतदान नहीं करता है, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भारत का महान्यायवादी। जो भारत का महान्यायवादी होता है इसको हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है और राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का महान्यायवादी कब तक पद पर धारण करता है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो महान्यायवादी है इसका जो पद है इसका कार्यकाल कब तक है। तो इसका कार्यकाल क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पश्चात तक। तो हमारे जो संविधान है इसमें इसका पद का इसके कार्यकाल का वहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है। तो इसका जो कार्यकाल होता है वो अनिश्चित होता है, कभी भी राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति के पश्चात तक इसका कार्यकाल बना रहता है। राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी इसको हटा सकता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 12। भारत के मानववादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे कथन सही नहीं है भारत के मानववादी के संबंध में। तो पहला यहाँ पे दिया है वो भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी है, ये तो सही है। दूसरा दिख है उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा यहाँ पे दे रखा है वह संसद में अथवा संसद की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, तो सी वाला भी सही है। डी दे रखा है उसे संसद की कार्रवाई में भाग लेते समय मतदान का अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी गलत हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14। तो जो महान्यायवादी होता है उसको प्रति माह कितना रुपया वेतन मिलता है? तो इसका मिलता है वेतन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90,000। तो जो भारत का महान्यायवादी होता है उसको 90,000 यहाँ पे वेतन मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आर्टिकल 76 के अंतर्गत जो महान्यायवादी है उसकी यहाँ पे नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 16। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी। तो महान्यायवादी ही संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वो वहाँ पे मतदान नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात अपना पद धारण करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भारत का महान्यायवादी। तो भारत का महान्यायवादी ही राष्ट्रपति के पश्चात तक अपना पद धारण करता है, राष्ट्रपति चाहे इसे कभी भी हटा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 19वां। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का जो प्रमुख विधि अधिकारी होता है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा महान्यायवादी। तो महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है और यही भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है और भारत सरकार का ये कानूनी सलाहकार होता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही था।